हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पेपर 2 के पेपर पैटर्न को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम भाग एक जिसमें 60 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा उद्भव और विकास और स्वरूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि से प्रश्न किए जाएंगे। भाषा और समाज, भाषा और संस्कृति, भारतीय भाषाओं की एकात्मता। भाषा और समाज, भाषा समाज का दर्पण है। यह केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक पहचान और संस्कृति के हस्तांतरण का उपकरण है। भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति का संबंध अटूट है। भाषा संस्कृति को जीवित रखती है और संस्कृति भाषा को अर्थ प्रदान करती है। भारतीय भाषाओं की एकात्मता, भाषाई विविधता के बावजूद भारतीय भाषाओं की मूल चेतना, दार्शनिक आधार जैसे समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम और काव्यशास्त्र एक समान रहे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय भाषाओं का विकास क्रम से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय भाषाएं तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं से भी प्रश्न किए जाएंगे। प्राचीन भारतीय भाषाओं में वैदिक संस्कृति, ऋग्वेद आदि की भाषा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। लौकिक संस्कृत, पाणिनि के अष्टाध्यायी की भाषा, पाली, प्रथम देश भाषा, बुद्ध के उपदेश, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, इनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। अपभ्रंश, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी, अवहट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की संक्रमणकालीन भाषा से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। तथा इसके साथ साथ आधुनिक भारतीय भाषाएं के अंतर्गत इनके वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। भौगोलिक और भाषाई आधार पर किया गया है, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, इनसे संबंधित। आगे देखते हैं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं उपभाषाएं से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाषाओं का एक समूह है। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे देखते हैं, हिंदी का भाषिक स्वरूप। इसके अंतर्गत स्वनिम व्यवस्था क्या है, ध्वनि वर्गीकरण क्या है, व्याकरण की परंपरा क्या है, संरचना क्या है, इनसे संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर पर आधारित होती है। ध्वनि वर्गीकरण क्या है, यह उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ और प्रयत्न के आधार पर किए जाते हैं। व्याकरण की परंपरा, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी आदि ने हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित रूप दिया है। इनसे संबंधित प्रश्न भी किए जा सकते हैं। संरचना के अंतर्गत हिंदी की शब्द रचना तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वाक्य रचना कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य मुख्य आधार है। हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा से प्रश्न किए जा सकते हैं। बोली सीमित क्षेत्र की भाषा है। मानक भाषा शिक्षा, प्रशासन और साहित्य में स्वीकृत रूप, खड़ी बोली। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। राष्ट्रभाषा जन जन की संपर्क भाषा, संपर्क भाषा विभिन्न भाषाई समुदायों को जोड़ने वाली भाषा। आगे देखते हैं, समकालीन संदर्भ से प्रश्न, डिजिटल एवं तकनीकी युग से संबंधित। हिंदी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीनी अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी के माध्यम से हिंदी का वैश्विक प्रसार से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ संचार माध्यम और हिंदी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक ने हिंदी को सरल एवं व्यवहारिक बनाया है। कंप्यूटर और हिंदी, यूनिकोड ने देवनागरी लिपि के डिजिटल उपयोग को सुगम बनाया है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत विशेषताएं, मानकीकरण से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। विशेषताएं में वैज्ञानिक लिपि है, यह एक ध्वनि एक चिन्ह का सिद्धांत है। यह
मानकीकरण, देवनागरी लिपि को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्तनी स्पेलिंग के नियम निर्धारित किए गए हैं। आगे देखते हैं अनुप्रयुक्त हिंदी, अप्लाइड हिंदी। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त निश्चित अर्थ वाले शब्द पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। विविध क्षेत्रों में हिंदी की क्या स्थिति है, इनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। पर्यटन, सूचना पट्टों और गाइडों में हिंदी का महत्व, विधिक लीगल हिंदी, अदालती कार्यवाही और कानूनी दस्तावेजों की भाषा, मनोरंजन, सिनेमा, वेब सीरीज और लोक संस्कृति का संरक्षण। सृजनात्मक लेखन से जुड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। विधाएं, गीत लेखन, फीचर, विशेष आलेख, पटकथा, स्क्रिप्ट राइटिंग, संवाद लेखन, अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, इनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं विज्ञापन लेखन, उपभोक्ता को प्रभावित करने वाली रचनात्मक भाषा से संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इकाई 2 से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। हिंदी साहित्य, इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। हिंदी इसके अंतर्गत साहित्य इतिहास, दर्शन और लेखन पद्धति से प्रश्न किए जाएंगे। साहित्य का इतिहास केवल कवियों और उनकी रचनाओं का कालक्रम नहीं है, बल्कि यह एक जाति की चित्तवृत्ति का इतिहास है। इतिहास दर्शन, इतिहासकार साहित्य के विकास को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखता है। लेखन पद्धतियाँ कितनी हैं, उनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, साहित्य का स्रोत। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? लेखकों का नाम वर्णमाला के क्रम में हो, जैसे गा सादा तासी, इस प्रकार। कालानुक्रम पद्धति, रचनाकारों को जन्म तिथि के अनुसार रखना, जैसे जॉर्ज ग्रेसन इत्यादि। विधेयवादी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है यह, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। इसमें वातावरण, जाति और क्षण का विशेष महत्व होता है। साहित्य के स्रोत, रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य की नींव है, जिन्होंने बाद के काव्यों, विशेषकर राम और कृष्ण काव्य को प्रेरणा दी है। आदिकाल, वीर गाथा काल के अंतर्गत यह काल संक्रांति और संघर्ष का युग था। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रश्न किए जा सकते हैं। सिद्ध नाट्य साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? युद्धों का सजीव वर्णन, राज्य आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, रासो ग्रंथ की प्रधानता। सिद्ध और नाथ साहित्य, सिद्ध 84 सिद्ध हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा प्रमुख कौन है? सरहपा और सबरपा। नाथ साहित्य के अंतर्गत हठयोग और अंतः साधना पर बल दिया गया है, जिसमें प्रमुख है गोरखनाथ। रासो काव्य के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का अतिरंजित वर्णन, प्रमुख हैं पृथ्वीराज रासो, चिंदवरदाई, पिछलदेव रासो का नरपति नाल। जैन साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा में लिखित धार्मिक काव्य, इसके अंतर्गत प्रमुख है देवसेन का श्रावकाचार्य। भक्तिकाल, पूर्व मध्य काल के अंतर्गत स्वर्ण युग, इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इनसे भी प्रश्न ज़रूर बनेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय हताशा से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरण का परिणाम था। पृष्ठभूमि से प्रश्न आ सकते हैं। संप्रदाय प्रमुख क्या, काव्य धाराएं क्या थी, सामाजिक समरसता से प्रश्न आ सकते हैं। पृष्ठभूमि अर्थात सामाजिक असमानता, विदेशी आक्रमणों का डर और समन्वयवादी दृष्टिकोण। संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, इनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रमुख काव्य धाराएं जो हैं, संत काव्य निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, जिसके अंतर्गत कबीरदास और रैदास आते हैं। सूफी काव्य प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, जैसे इसके अंतर्गत जायसी का पद्मावत आएगा। राम काव्य सगुन, मर्यादा और शील की स्थापना, तुलसीदास और का रामचरितमानस आएगा। कृष्ण काव्य सगुन, मधुर भक्ति और लीला गान, सूरदास, सूरसागर, मीराबाई, ये सारे कृष्ण काव्य सगुन धारा में आएंगे। सामाजिक समरसता, भक्ति आंदोलन ने जाति पाति के बंधन ढीले किए और सबको ईश्वर का भक्त बनने का अधिकार दिया। आगे देखते हैं रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। यह काल श्रृंगार और शास्त्रीयता का युग था। नामकरण आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। आचार्यत्व, कवियों ने काव्य शास्त्र, रस, अलंकार, ध्वनि के नियमों को आधार बनाकर रचनाएं की। प्रमुख काव्य धाराएं क्या हैं?
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध क्या है? जो कवि काव्य के लक्षणों नियमों में बंध कर कविता लिखते थे, जैसे केशवदास, चिंतामणि, देव। रीति सिद्ध, जिन्होंने रीतिबद्ध ग्रंथ नहीं लिखे पर रीति की पूर्ण जानकारी थी, जिसके अंतर्गत आएंगे बिहारी लाल। आगे देखते हैं रीति मुक्त, जो रीति के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद प्रेम की कविता लिखते थे, जैसे घनानंद, बोधा, आलम। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? श्रृंगारिकता, दरबारी संस्कृति, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग। इकाई 3, हिंदी साहित्य आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक हिंदी साहित्य का सबसे गौरवशाली और विविधतापूर्ण युग है। यह युग सामंतवाद के पतन और विदेशी दासता के विरुद्ध संघर्ष और मानवीय चेतना के पुनर्जागरण का युग है। आधुनिक पद्य साहित्य के अंतर्गत युगीन परिवेश पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक समस्या, 1857 की क्रांति ने जन जागरण का सूत्रपात किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आक्रोश, मध्यवर्गीय चेतना का उदय और राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिकरण और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने रूढ़ियों पर प्रहार किया। काल विभाजन और प्रवृत्तियां क्या थी, इसे देखते हैं। इनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। सबसे पहला युग है भारत हिंदू युग, 1850 से 1900। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी राष्ट्रीयता, राजभक्ति का द्वंद्व, हास्य व्यंग, भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं प्रसिद्ध थी। भारत हिंदू का प्रेम माधुरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र आदि। दूसरे हैं द्विवेदी युग, 1900 से 1920। प्रमुख प्रवृत्तियां थी इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, सुधारवाद, खड़ी बोली का परिष्कार। इसके अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका काव्य मंजूषा, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास आदि महत्वपूर्ण है। छायावाद के अंतर्गत 1920 से 1936 के अंतर्गत आता है छायावाद, जिसकी प्रमुख प्रवृत्ति है वैयक्तिकता, प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इस काल के प्रमुख कवि हैं। छायावादोत्तर 1936 से आगे का प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, प्रयोगवाद, नए प्रतीक, नई कविता, अस्तित्ववाद आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसके अंतर्गत अज्ञेय का तार सप्तक, मुक्तिबोध, नागार्जुन, दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्रा आदि प्रमुख कवि रहे हैं। भूमंडलीकरण और हिंदी कविता, 1990 के बाद के दौर में बाजारवाद, उपभोक्ता संस्कृति और वैश्विक संवेदनाओं को हिंदी कविता में स्थान मिला। आगे देखते हैं आधुनिक गद्य साहित्य। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख गद्य विधाएं और विकास के अंतर्गत हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी कहानी के अंतर्गत भारत हिंदू युग से शुरुआत हुई है। यह प्रेमचंद युग में यथार्थवाद का समावेश हुआ। बाद में नई कहानी आंदोलन, कमलेश्वर, मोहन राकेश ने इसे नई ऊंचाइयां दी। हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद ने इसे जनता का साहित्य बनाया। गोदान इसका शिखर है। प्रेमचंदोत्तर काल में मनोवैज्ञानिक और आंचलिक फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यासों का विकास हुआ। हिंदी नाटक, भारत हिंदू ने अंधेर नगरी से नींव रखी। प्रसाद युग के अंतर्गत चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त में ऐतिहासिक नाटक चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। प्रसादोत्तर युग में नाटक अधिक प्रयोगधर्मी हुए। हिंदी निबंध, यह बुद्धि का विकास है। शुक्ल जी के चिंतामणि ने इससे गंभीरता प्रदान की। ललित निबंध, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र में व्यक्तिगत संवेदनाओं को प्राथमिकता मिली। हिंदी आलोचना का विकास से संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। आलोचना का अर्थ है साहित्य का विवेचन। विभिन्न आलोचकों से प्रश्न किए जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व्यवहारिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। चिंतामणि, रसमीमांसा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है स्वच्छंदतावादी आलोचक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र शैली वैज्ञानिक और रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा संवेदना के आलोचक हैं। इनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं अन्य गद्य विधाएं, लघु विधाएं, जैसे रेखा चित्र, संस्मरण,
महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, डायरी रिपोर्टाज रांगे राघव शमशेर बहादुर सिंह का डायरी, जीवनी आत्मकथा अमृत राय का कलम का सिपाही, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, यात्रा साहित्य राहुल सांकेता एंड मेरी तिब्बत यात्रा अज्ञे की से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इकाई 4 हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से प्रश्न किए जा सकते हैं। हिंदी उपन्यास और भारतीय उपन्यास की अवधारणा से संबंधित। भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है? पश्चिमी प्रभाव से जन्मी यह विधा भारतीय संदर्भों में अलग रूप में विकसित हुई। भारतीय उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह औपनिवेशिक दास्ता, राष्ट्रीय आंदोलन, सामंतवाद विरोधी चेतना और भारतीय समाज के सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे बांग्ला, मराठी, तमिल, हिंदी में लिखे गए उपन्यासों में एक आंतरिक सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है, जिसे भारतीय उपन्यास की मूल आत्मा कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को उद्भव काल कहा जाता है। प्रथम उपन्यास का विवाद श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती 1877 को कुछ विद्वान पहला उपन्यास मानते हैं। इनको लेकर विवाद हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को 1882 को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। प्रवृत्तियां इस दौर में मुख्य रूप से उपदेशात्मक, सुधारवादी, तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास लिखे गए। प्रमुख उपन्यासकार थे प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार युग के तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए लाखों अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। गोपाल राम गहमरी का हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी इनका प्रमुख उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने तारा, त्रिवेणी, लवंगलता नामक प्रमुख उपन्यास लिखे। प्रेमचंद और उनका युग को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रेमचंद ने उपन्यास को तिलिस्म और अय्यारी के दलदल को से निकालकर जनजीवन से के यथार्थ से जोड़ा। उनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आइडियलिस्टिक रियलिज्म था, जो गोदान तक आते शुद्ध यथार्थवाद में बदल गया। प्रेमचंद की मुख्य कृतियां सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान 1936, कृषक जीवन का महाकाव्य प्रमुख है। युगीन विशेषताएं, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, गांधीवादी विचारधारा, कृषक जीवन की त्रासदी, नारी अस्मिता की समस्या और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का विरोध। युग के अन्य प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं, उन्हें देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का कंकाल यथार्थवादी, तितली आदर्शवादी, इरावती अपूर्ण है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है माँ भिखारिणी। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार 1936 के बाद हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास कई धाराओं में विभाजित हो गया। उपन्यास की धारा कौन कौन सी थी, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, प्रमुख उपन्यासकार एवं कृतियां क्या थी, उनसे संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी पहली धारा है। मनोविश्लेषणवादी धारा जिसकी प्रमुख विशेषता है मानव मन की कुंठाओं, काम वासनाओं और अंतर्मन का चित्रण। इसके अंतर्गत प्रमुख उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी का सन्यासी, जहाज का पंछी, जैनेन्द्र का परख, सुनीता त्यागपत्र, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। आगे देखते हैं प्रगतिवादी मार्क्सवादी। इसके प्रवृत्तियां हैं शोषक और शोषित वर्ग के संघर्ष तथा वर्ग चेतना पर आधारित है। यशपाल का झूठा सच, विभाजन की त्रासदी, दिव्या यह प्रमुख है। राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा यह भी प्रमुख है। रांगे राघव का है कब तक पुकारो। आगे देखते हैं आंचलिक उपन्यास, किसी विशिष्ट क्षेत्र, अंचल की भाषा, संस्कृति, लोकगीत और रहन सहन का जीवंत चित्रण। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, पढ़ती पड़ी कथा। नागार्जुन का बलजन्मा, रतिनाथ की चाची। प्रयोगवादी आधुनिकतावादी, महानगरीय बोध, अकेलेपन, अजनबीपन और निरर्थकता बोध का चित्रण। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, राजेंद्र यादव सारा आकाश, भीष्म साहनी का तमस, विभाजन पर आधारित। आगे देखते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका 1900 के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रथम कहानी का विवाद, इंदुमती 1900, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य है यह। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव सप्रे, आधुनिक शोधों के अनुसार प्रथम मौलिक कहानी है।
दुलाई वाली 1907 बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जो शिल्प की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुई। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन क्या है, उनसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल आज़ादी के बाद में कहानी विधा में कई महत्वपूर्ण आंदोलन चले। नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 तक प्रणेता थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। विशेषता क्या थी? रोमानियत से मुक्ति, भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति, महानगरीय बोध, पति पत्नी के संबंधों में बिखराव। कहानी आंदोलन 1960 के आसपास चला। प्रणेता थे गंगा प्रसाद निर्मल। विशेषता पारंपरिक मूल्यों का पूरी तरह निषेध, यौन वर्जनाओं का खुला चित्रण, जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह द्वारा प्रवर्तित जीवन को निष्क्रिय होकर नहीं बल्कि सचेत होकर जीने की वकालत की है। समानांतर कहानी 1974 में कमलेश्वर द्वारा चलाई गई, आम आदमी के जीवन संघर्ष और राजनीतिक चेतना से जुड़ाव। जनवादी कहानी 1977 से 1982 मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित, सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की बात। प्रमुख कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, कफन, पूस की रात, पंचपरमेश्वर, ईदगाह। लगभग 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप पुरस्कार, गुंडा, भावुकता और ऐतिहासिकता प्रधान। अज्ञे का रोज, गैंग्रीन, शरणदाता। फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रसप्रिया। निर्मल वर्मा का परिंदे। नामवर सिंह ने इसे नई कहानी की पहली कहानी माना है। ज्ञान रंजन पिता शेष यात्रा। हिंदी नाटक और रंगमंच से प्रश्न किए जा सकते हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच के अंतर्गत विकास के चरण और प्रमुख नाटककार के अंतर्गत भारतेंदु युग उद्भव काल से प्रश्न किए जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक और रंगमंच का पितामह कहा जाता है। उन्होंने फारसी थिएटर की व्यावसायिकता के जवाब में मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की। विशेषता क्या थी? राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार, व्यंग और लोक तत्वों का समावेश। प्रमुख कृतियाँ: भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु की, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की, प्रसाद युग जिसे उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को गंभीर दार्शनिक और सांस्कृतिक धरातल प्रदान किया। उनके नाटक मुख्य रूप से इतिहास के गौरवशाली अतीत पर आधारित हैं। विशेषता क्या है? इतिहास के माध्यम से वर्तमान राष्ट्रीय चेतना को जगाना, गीतों की प्रचुरता, अमूर्त पात्र। प्रमुख कृतियाँ: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल, अजातशत्रु आदि हैं। प्रसाद उत्तर युग 1935 से 50। इस दौर में इतिहास की जगह सामाजिक राजनीतिक समस्याओं, पारिवारिक विघटन और यथार्थवाद ने ले ली। प्रमुख नाटककार थे हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, शिवा साधना इनकी प्रमुख नाटक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क का अंजू दीदी अत्यधिक अनुशासन प्रियता की त्रासदी है इसके अंतर्गत। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली समस्या प्रधान नाटक। स्वातंत्र्योत्तर युग 1950 के बाद आधुनिकता बोध, मोह भंग, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार और युगीन निराशा इस काल के नाटकों की मुख्य वस्तु बनी। इस काल में नाटक और रंगमंच का वास्तविक समन्वय हुआ। प्रमुख नाट्य कृतियों और नाटककार हैं मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, कालिदास के माध्यम से रचनाकार और राजसत्ता का द्वंद्व है इसमें। आधे अधूरे मध्यवर्गीय परिवार का बिखराव, लहरों के राजहंस, ये इनके प्रमुख है नाटक। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, गीति नाट्य, महाभारत के अवसान के माध्यम से आधुनिक विश्व युद्ध की विभीषिका और मूल्यों का हास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी, जो कि एक राजनीतिक व्यंग्य नाटक है। शंकर शेष इनका है एक और द्रोणाचार्य। हिंदी एकांकी के अंतर्गत एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहा जाता है। हिंदी एकांकी का प्रारंभ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु 1930 या भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से माना जाता है। प्रमुख एकांकीकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान, रेशमी टाई, उपेंद्रनाथ अश्क का तौलिए, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण: पारसी रंगमंच, शौकिया रंगमंच, इप्टा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD। पारसी रंगमंच क्या है? व्यावसायिक था, जहाँ शेरो शायरी, भड़कीले वस्त्र और चकाचौंध पर जोर था।
शौकिया रंगमंच भारतेंदु बाबू द्वारा स्थापित काशी नेशनल थिएटर और भारतेंदु नाट्य अकादमी जैसी संस्थाओं ने साहित्यिक नाटकों को मंच प्रदान किया। इप्टा 1943 इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने रंगमंच को आम जनता और मजदूर वर्ग से जोड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में इसने आधुनिक हिंदी रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और शिल्प से समृद्ध किया। हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। लोक रंगमंच विभिन्न अंचलों के पारंपरिक नाट्य रूप जैसे नौटंकी उत्तर प्रदेश, स्वांग हरियाणा, पंजाब, विदेशिया बिहार, भिखारी ठाकुर, माच मध्य प्रदेश और रासलीला, रामलीला इत्यादि प्रमुख थे। नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत स्ट्रीट प्ले या किसी बंद थिएटर में नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच सड़क के चौराहे या नुक्कड़ पर खेला जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि तुरंत किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर जनता को जागरूक करना होता है। प्रमुख नाम है सफदर हाशमी, जननाट्य मंच जन्म। उनके नाटक औरत और हल्ला बोल अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हिंदी निबंध से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। हिंदी निबंध उद्भव और विकास से। आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। हिंदी निबंध का वास्तविक विकास भारतेंदु युग से होता है। विकास के चरण और प्रकार। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से प्रश्न किए जा सकते हैं। भारतेंदु युग निबंधों में जिंदा दिली, हास्य व्यंग और देश प्रेम था। भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा आदि। द्विवेदी युग निबंधों में अनुशासन, भाषा परिशोधन और वैचारिकता आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शुक्ल युग स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी और गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे। कृतियाँ चिंतामणि भाग 1 से 4। इसी युग में बाबू गुलाब राय ने ठलवा क्लब भी लिखा। शुक्लोत्तर युग, इसमें ललित निबंध, सांस्कृतिक और विचारात्मक निबंध प्रचुर मात्रा में लिखे गए। निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार हैं। विचारात्मक आलोचनात्मक निबंध आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास इनके प्रमुख निबंधकार हैं। ललित निबंधकार के अंतर्गत संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन का रसपूर्ण समन्वय किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रचलित है। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि प्रसिद्ध है। कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक आदि प्रचलित है। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास के अंतर्गत हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदुकृत नाटक 1883 निबंध से माना जाता है, जो व्यवहारिक समीक्षा का प्रस्थान बिंदु है। विकास के प्रमुख पड़ाव क्या है? शुरुआती दौर भारतेंदु व द्विवेदी युग। बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादंबरी में पुस्तकों की व्यवहारिक समीक्षा शुरू की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य लिखकर उपयोगितावादी आलोचना की नींव रखी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 लिखकर देव और बिहारी के विवाद को जन्म दिया। तुलनात्मक आलोचना प्राथमिकता रही। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल युग। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ धरातल दिया। इन्होंने रस मीमांसा के माध्यम से रस सिद्धांत की पुनर्व्याख्या की तथा तुलसी, सूर और जायसी पर कालजयी समीक्षाएं लिखी। उनका मानदंड लोकमंगल था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने शुक्ल जी की कई स्थापनाओं को चुनौती दी। कवि द्विवेदी जी ने इतिहास और परंपरा के सातत्य में साहित्य का मूल्यांकन किया। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना, साहित्य को वर्ग संघर्ष और समाज के चश्मे से देखना। प्रमुख आलोचक कौन थे? रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, निराला की साहित्य साधना आदि प्रमुख है। शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि प्रमुख है। नई समीक्षा मनोवैज्ञानिक आलोचना, आगे डॉक्टर देवराज और डॉक्टर नगेंद्र रसवादी मनोवैज्ञानिक आलोचक थे। हिंदी की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी गद्य के स्वरूप को गढ़ने और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में केंद्रीय भूमिका निभाई। उद्भव पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक उदंत मार्तंड 30 मई 1826 हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भारतेंदु युग की पत्रिकाएं, कविवचन सुधा,
हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, नारी शिक्षा हेतु, भारतीय हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट का, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र का आदि प्रमुख रहे। द्विवेदी युगांतकारी दौर, सरस्वती 1900 पत्रिका ने विशेषकर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक बनने के बाद हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन सी थी? इंदु प्रसाद जी के संरक्षण में, माधुरी, विशाल भारत, बनारसीदास चतुर्वेदी के। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस 1930 और जागरण, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मुखरित किया। स्वातंत्र्योत्तर काल, धर्मयुग, धर्मवीर भारती का, दीनमान अज्ञेय, रघुवीर साय का, तद्भव, अखिलेश का नया ज्ञानोदय आदि प्रमुख थे। हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा, भारत से बाहर विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा रचा गया हिंदी साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। पृष्ठभूमि क्या है? इसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया मजदूर, इंडेंजर्ड लेबर्स के रूप में सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में ले जाए गए भारतीयों के दर्द से हुई। आधुनिक काल में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा गए भारतीयों ने इसे समृद्ध किया। मूल संवेदना, अपनी जड़ों से कटने का दर्द, नॉस्टैल्जिया, संस्कृति बोध, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, प्रजातीय भेदभाव और भारतीय जीवन मूल्यों तथा पश्चिमी आधुनिकता का द्वंद्व दिखता है। प्रमुख प्रवासी साहित्यकार, उनकी कृतियाँ कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हैं, उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। उपन्यास है इनका प्रमुख लाल पसीना, गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष की महागाथा है। आंदोलन भी इनकी प्रमुख उपन्यास है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के हैं, सवेरा करवट उपन्यास इनका प्रमुख है। उषा राजे सक्सेना ब्रिटेन के हैं, वह रात और कन्या कहानियाँ, मिट्टी की सुगंध इनके प्रमुख है। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन के हैं, काला सागर, डिबरी टाइट कहानी संग्रह इनका प्रमुख। सुधा ओम ढिंगरा अमेरिका की हैं, कमरा नंबर 103 उपन्यास प्रमुख है। और धूप से हारी हुई नदी, यह भी प्रमुख है। शैलजा सक्सेना कनाडा की प्रवासी संवेदना की प्रमुख कवयित्री और कहानीकार हैं। इकाई 5 से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित। भारतीय काव्य शास्त्र का विकास विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से हुआ है। काव्य का स्वरूप, काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन एवं भेद। काव्य के भेद ध्वनि के आधार पर ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, चित्र काव्य या स्वरूप के आधार पर दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख संप्रदाय के अंतर्गत रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित प्रवर्तक एवं मुख्य स्थापना क्या थी उन्हें देखते हैं हम। रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक भरत मुनि थे। इन्होंने विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, रस का स्वरूप आनंदमय है, सहृदय ही रस का आस्वादक है, यह स्थापना दी थी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वह अलंकार कहलाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, विशिष्ट पद रचना रीति को काव्य की आत्मा माना है इन्होंने, रीतिरात्म काव्यस्य। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार कथन की विशिष्ट भंगिमा ही काव्य है, अभिव्यंजनावाद से साम्य इन्होंने माना है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, काव्यास्यात्मक ध्वनि, व्यंग्यार्थ की प्रधानता ही ध्वनि है। औचित्य के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, औचित्य ही काव्य का प्राण है। आगे देखते हैं भाग 2, पाश्चात्य काव्य चिंतन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत पाश्चात्य विचारकों ने साहित्य को दार्शनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है, जिनमें प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस आदि आते हैं। प्लेटो
इनका काव्य सिद्धांत है, प्लेटो ने काव्य को अनुकरण का अनुकरण, नकल की नकल कहा और इसे सत्य से दूर माना। इन्होंने भावनाओं को भड़काने के कारण कवियों को आदर्श राज्य से बाहर रखने की बात कही है। अरस्तु, इन्होंने अनुकरण सिद्धांत की महत्ता बताई है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, लेकिन यह सृजनात्मक है। त्रासदी में गंभीर और महान कार्यों का अनुकरण होता है। विरेचन, कैथारसिस, त्रासदी के माध्यम से मन के दमित भावों, भय और करुणा का रेचन, शुद्धिकरण होता है। लॉन्जाइनस ने औदात्य सिद्धांत की परिभाषा दी है। उदात्तता अर्थात उदात्त भाव ही महान साहित्य का लक्षण है। यह पाठक को आनंद और विस्मय से भर देता है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने आलोचना का स्वरूप, आलोचना जीवन की आलोचना है। उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य को क्लासिकल कहा और वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया। टी.एस. एलियट ने निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत माना है। उन्होंने कवि को अपनी निजी अनुभूतियों से ऊपर उठकर तटस्थ होकर लिखना चाहिए, ऐसा सिद्धांत दिया है। परंपरा की अवधारणा पर भी इन्होंने जोर दिया है। साहित्य में परंपरा का महत्व है। कवि को अतीत और वर्तमान के बोध के साथ जुड़ना चाहिए। आगे देखते हैं, आइए रिचर्ड्स का है मूल्य सिद्धांत। कला का मूल्य उसकी उपयोगिता और मानव मन में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर है। प्रमुख भारतीय आचार्य एवं कृतियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भामा का काव्य अलंकार, दंडी का काव्यदर्श, वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। आगे देखते हैं, इकाई 6 के अंतर्गत हम नवजागरण से संबंधित और राष्ट्रीय चेतना, दार्शनिक और वैचारिक आधार क्या है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना। भारतीय नवजागरण 19वीं सदी में धर्म और समाज और राजनीति में आए परिवर्तनों का भारतीय संदर्भ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी नवजागरण, फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान, भारतेंदु युग की भूमिका जो हिंदी नवजागरण का केंद्र बिंदु है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका और खड़ी बोली के मानकीकरण का योगदान, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खड़ी बोली आंदोलन, ब्रजभाषा से खड़ी बोली तक के संक्रमण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयवाद है। दार्शनिक और वैचारिक आधार, आधुनिक हिंदी साहित्य पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख विचारक और दर्शन, भारतीय विचारक के अंतर्गत आचार्य शंकर का अद्वैत, स्वामी विवेकानंद का नव वेदांत, महर्षि अरविंद का दिव्य जीवन, महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा सर्वोदय, डॉक्टर अंबेडकर का दलित चेतना समता, राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति की अवधारणा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख दर्शन में वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद, जैन और बौद्ध दर्शन का साहित्य पर प्रभाव, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समकालीन दृष्टियों के अंतर्गत स्त्री विमर्श, स्त्री दृष्टि और सामाजिक समरसता का वैचारिक आधार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, पत्रकारिता और कला, पत्र पत्रिकाओं का विकास, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव उदंत मार्तंड से लेकर आधुनिक पत्रिकाओं तक, और साहित्य निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, इस पर भी सवाल किए जा सकते हैं। साहित्य और सिनेमा, साहित्य का फिल्मी रूपांतरण, पटकथा लेखन और दोनों विधाओं के बीच का अंतर संबंध। शोध प्रविधि, यह भाग अकादमिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोध के आधार, पाठानुसंधान, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म और साहित्यालोचन का संबंध, प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न, शोध पद्धतियाँ कैसी हैं, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, समाजशास्त्री आदि के बारे में जानना, शोध परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण, नैतिकता, प्रकाशन नैतिकता, पब्लिकेशन एथिक्स और साहित्य में बौद्धिक ईमानदारी की क्या उपयोगिता है, इनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। तकनीकी हस्तक्षेप, कृत्रिम मेधा, एआई और शोध, आज के युग में एआई का शोध में उपयोग और उसके लाभ और सीमाएं क्या हैं, प्लेगरिज्म से संबंधित, साहित्यिक चोरी से बचाव, इनसे संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं। भाग 2 जो 60 अंकों पर आधारित होगा, इसके अंतर्गत हम इकाई
7 हिंदी कविता से प्रश्न किए जा सकते हैं। हिंदी कविता के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आदिकाल के अंतर्गत वीर गाथा एवं भक्ति का संधि काल माना जाता है इसे। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो संयोगिता विवाह प्रसंग में श्रृंगार और वीरता का अद्भुत समन्वय है। यह ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाओं का मिश्रण है जिसमें शौर्य का वर्णन प्रमुख है। विद्यापति की पदावली पद संख्या 125, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। आपकी पदावली में श्रृंगार और भक्ति का संगम है। पद 125 राधा कृष्ण की लीलाओं और माधुर्य भाव को दर्शाता है। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण एवं सगुण धारा आते हैं। निर्गुण धारा ज्ञान मार्ग की शाखा। कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद 160 और 209 कबीर की समाज सुधार की दृष्टि और निर्गुण ब्रह्म की उपासना को स्पष्ट करते हैं। संत रविदास पद संख्या 8, 9, 13, 14, 21 में उनकी भक्ति की तन्मयता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव हैं। सगुण धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण भक्ति। सूरदास का भ्रमर गीत सार पद 21 से 70 तक के में उद्धव गोपी संवाद पर आधारित है, जहाँ सगुण भक्ति और निर्गुण ज्ञान के बीच ज्ञान भक्ति का द्वंद्व दिखाया गया है। तुलसीदास का है रामचरितमानस, जिसमें नवदावती, उत्तरकांड और अभिनय पत्रिका के माध्यम से दास भाव की भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श चित्रण है। रीतिकाल के अंतर्गत केशव दास का रामचंद्र का रावण अंगद संवाद योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें राजनीतिक चातुर्य और व्यंग की प्रधानता है। बिहारी सतसई दोहा संख्या 1 से 50 तक में गागर में सागर भरने वाले बिहारी के दोहे श्रृंगार नीति भक्ति के बेजोड़ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं भूषण का छंद संख्या 50 से 554 तक। ये वीर रस के अनन्य कवि हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का ओजस्वी वर्णन इनके छंदों में मिलता है। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग से समकालीन तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्विवेदी युग के अंतर्गत हरिऔध का कर्मवीर मानवतावादी और देशभक्तिपूर्ण रचना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली है, जबकि साकेत नवम सर्ग उर्मिला के विरह और त्याग का महाकाव्य है। छायावाद के अंतर्गत प्रसाद निराला पंत महादेवी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का कामायनी मानवता के विकास का महाकाव्य है। निराला का राम की शक्ति पूजा में संघर्ष का ओज, तुलसीदास में सांस्कृतिक चेतना और जागो फिर एक बार में स्वाधीनता का आह्वान है। पंत का परिवर्तन कविता में प्रकृति के विनाश और बदलाव का दार्शनिक चित्रण है, जबकि नौका विहार में प्रकृति का कोमल रूप है। महादेवी वर्मा का इनका काव्य विरह और वेदना को मर्मस्पर्शी अभिव्यक्तियों जैसे नीर भरी दुख की बदली से पूर्ण है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी का देशभक्ति और क्रांति का स्वर, निशस्त्र सेनानी रामधारी सिंह दिनकर का परशुराम की प्रतीक्षा में युद्ध और शांति का द्वंद्व है। अज्ञे का असाध्य वीणा में आत्मविस्मृति और कला का चरमोत्कर्ष है। यह दीप अकेला व्यक्ति की महत्ता का प्रतीक कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोज में कवि की व्यवस्था और बाजारवाद पर कटाक्ष है। नरेश मेहता का है महाप्रस्थान, दार्शनिक गहराई और पांडवों की अंतिम यात्रा का महाकाव्य है। इकाई 8 हिंदी उपन्यास प्रमुख प्रवृत्तियां विवरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो सिलेबस पर में लगे हुए हैं। उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। मुख्य विशेषता क्या है इस उपन्यास की? हिंदी का प्रथम प्रामाणिक उपन्यास है। सुधारवादी दृष्टिकोण इसमें दिखता है। कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक कुरीतियों और अछूत उद्धार पर केंद्रित यह उपन्यास लिखा है। नदी के द्वीप अज्ञे का है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेम और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। इन्होंने इसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है यह। मैनाचल फर्नीश्वरनाथ रेणु का है। आंचलिक उपन्यास है। पूर्णिया बिहार के ग्रामीण जीवन का यथार्थ है इसके अंतर्गत। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक उपन्यास है। यह भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का पर कटाक्ष है। विक्रमादित्य साहसांक गुरुदत्त का
उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, भारतीय गौरव और संस्कृति पर आधारित है। आगे देखते हैं दीक्षा, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, राम कथा पर आधारित है, राम कथा श्रृंखला का पहला भाग है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चे बंटी के मनोविज्ञान पर आधारित है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है, आपातकाल की पृष्ठभूमि आतंक और अकेलेपन का बोध है। ज्यों मेहंदी को रंग अमृतुल सिन्हा की का उपन्यास है। इसके अंतर्गत समसामयिक जीवन और मानवीय सभ्यताओं का चित्रण किया गया है। उपन्यासों का संक्षिप्त विवेचन देखते हैं। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास का। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसमें दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन के पतन और सुधार की कथा है। यह तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करता है और नैतिकता का संदेश देता है। कर्मभूमि 1932 मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। यह उपन्यास प्रेमचंद के प्रौढ़ चिंतन का परिचायक है। इसमें नायक अमरकांत के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, किसान आंदोलन और दलितों के उत्थान के संघर्ष को दिखाया गया है। नदी के द्वीप 1951 अज्ञे की रचना है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें भुवन, रेखा और गौरा के माध्यम से आधुनिक व्यक्ति के प्रेम, यौन संबंधों और उसकी मानसिक उलझनों का विश्लेषण किया गया है। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह उपन्यास तुलसीदास के विराट व्यक्तित्व और उनके संघर्षों को एक सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित करता है। इसे जीवनी उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। मैला आंचल 1954 परमेश्वर नाथ नेर्नू का उपन्यास है। यह हिंदी का सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की समस्याओं, गरीबी, बीमारी, राजनीतिक दलबंदी का जीवंत चित्रण है। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का। यह उपन्यास सिपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्र भारत की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग है। यह मोह भंग की स्थिति को दर्शाता है। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी का उपन्यास है। यह हिंदी का एक अत्यंत संवेदनशील उपन्यास है। यह एक टूटे हुए परिवार के बच्चे बंटी की मनःस्थिति और अकेलेपन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। रात का रिपोर्टर 1989 निर्मल वर्मा का है। यह उपन्यास आपातकाल 1975 की घुटन और भय के वातावरण को एक पत्रकार के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें अस्तित्ववादी दर्शन और अकेलेपन का गहरा पुट है। दीक्षा नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। यह उपन्यास पौराणिक कथाओं के पुनर्लेखन की दिशा में एक बड़ा कार्य है, जिसमें राम के व्यक्तित्व को एक ऐसे नायक के रूप में दिखाया गया है जो मानवता की स्थापना के लिए संघर्ष करता है। इकाई 9 हिंदी कहानी विकास और प्रमुख रचनाओं से संबंधित है। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास द्विवेदी युग से शुरू होकर नई कहानी और उसके बाद तक फैला है। यहाँ प्रमुख कहानियाँ और उनके महत्व का विवरण है। प्रारंभिक युग आदर्शवादी और सामाजिक कहानियाँ इसके अंतर्गत लिखी गई। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसे हिंदी की पहली पत्रात्मक कहानी माना जाता है। इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग किया गया है। उनकी अगली कहानी दुलाई वाली, इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी को होने का गौरव प्राप्त है। यह एक हास्य व्यंग प्रधान कहानी है। माधवराव सप्रे की यह एक टोकरी भर मिट्टी या मानवीय संवेदना और जमींदार के अहंकार के विरुद्ध एक गरीब वृद्धा की मार्मिक कहानी है। प्रेमचंद की है बड़े घर की बेटी, संयुक्त परिवार की मर्यादा और आनंद के धैर्य के माध्यम से भारतीय गृहस्थी की एकता का चित्रण है। दुनिया का अनमोल रतन, देशभक्ति को दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रतन बताया गया है। प्रेमचंदोत्तर एवं युगीन धाराएं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना कहानी। यह हिंदी की पहली छायावादी शैली की कहानी मानी जाती है। इसमें प्रेम, संदेह और त्रासदी का चित्रण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग है। लहना सिंह का अमर त्याग और प्रेम इसकी विशेषता है। जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार कहानी मधु और अरुण के प्रेम और राष्ट्र प्रेम के संघर्ष की कहानी। अंत में मधु का त्याग उसे उच्च स्थान पर ले जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही की कहानी राही अछूत उद्धार और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानी है। यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य बाल मनोविज्ञान और समाज की संवेदनहीनता पर आधारित है। गरीबी और मृत्यु के प्रति बाल सुलभ सहजता का चित्रण है। फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम,
कहानी में आंचलिकता के मर्मज्ञ, तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई के माध्यम से ग्रामीण जीवन और संवेदना का अद्भुत चित्रण है। अज्ञे की कहानी शरणदाता सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में मानवीय करुणा और रक्षा करने की भावना का चित्रण है। शेखर जोशी की कहानी कोसी का गढ़वाल में पहाड़ी जीवन का यथार्थ और प्रेम की विफलता का मार्मिक चित्रण है। पांडे बीचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ सामाजिक विसंगतियों और माँ के संघर्ष को दर्शाती कहानी है। आधुनिक और समकालीन कहानी के अंतर्गत कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया विभाजन की त्रासदी और विस्थापन मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण है। हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर व्यवस्था और शासन तंत्र पर तीखा सामाजिक राजनीतिक व्यंग है। शैलेश मटियानी का अर्धांगिनी स्त्री की नियति और पारिवारिक संबंधों के दबाव पर आधारित है। मालती जोशी की कहानी यशोदा माँ, वात्सल्य और ममता के विविध आयामों को छूने वाली कहानी है। निर्मल वर्मा का परिंदे नई कहानी का मील का पत्थर है। इसमें अस्तित्ववाद, अकेलापन और जीवन की रिक्तता, उदासी को चित्रित किया गया है। इकाई 10 हिंदी नाटक एवं एकांकी से संबंधित है। इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। नाटक में जहां द्वंद्व और संवाद मुख्य होते हैं, वहीं एकांकी एक अंक की संक्षिप्त विधा है जिसमें कथ्य को तीव्रता से प्रस्तुत किया जाता है। भारतेंदु युग और राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह एक लास्य रूपक गीति नाट्य है। इसमें भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति, आलस्य, अंधकार और विदेशी शासन का चित्रण करते हुए देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया गया है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है राष्ट्रीय मंदिर। यह नाटक राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक जयशंकर प्रसाद युग में आए। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यह प्रसाद का राजनीतिक नाटक है। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु के उत्थान और पारिवारिक द्वंद्व को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यह एक कालजयी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें यूनानी आक्रमण, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के पराक्रम के माध्यम से भारतीय गौरव का चित्रण है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यह प्रसाद का अंतिम नाटक है जो स्त्री विमर्श पर आधारित है। इसमें ध्रुव स्वामी के माध्यम से स्त्री के अधिकारों और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। आधुनिक युग और प्रयोगधर्मी नाटक के अंतर्गत सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक प्रेम, त्याग और सामाजिक मर्यादाओं के द्वंद्वों को चित्रित करता है। इसमें विधवा विवाह और सामाजिक नैतिकता का प्रश्न प्रमुख है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। यह महान कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसमें रचनात्मकता और व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती का यह नाटक है। यह महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित एक बेहतरीन गीति नाट्य है। यह युद्ध की विभीषिका और मानवता के विनाश की मार्मिक कथा है। उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ का नाटक है। यह सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की कथा है। इसमें हिंसा से अहिंसा और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। शंकरशेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक या पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य के माध्यम से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और गुरु शिष्य संबंधों के पतन पर कटाक्ष करता है। दया प्रकाश सिंह का कथा एक कंस की नाटक यह समकालीन नाटक है जो सत्ता और दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। एकांकी साहित्य के अंतर्गत राम कुमार वर्मा का दीपदान एकांकी यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है जो पन्ना धाय के त्याग एवं बलिदान को केंद्र में रखती है। आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी रीढ़ की हड्डी यह एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इसमें विवाह के बाजार में लड़कियों की स्थिति और समाज की दकियानुसी सोच पर प्रहार किया गया है। इकाई 11 हिंदी निबंध प्रमुख लेखक और उनके निबंध से संबंधित है। भारतेंदु युग प्रवर्तन का काल रहा है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। यह एक रिपोर्टाज शैली का निबंध है। इसमें 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार का आंखों देखा हाल है। भारतेंदु ने यहाँ व्यंग के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आडंबर और भारतीयों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध है। यह निबंध समाज सुधार का घोषणा पत्र है। इसमें आलस्य त्यागने, स्वदेशी अपनाने, तकनीकी शिक्षा पर बल देने और आपसी फूट मिटाने का आह्वान किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिव मूर्ति।
विश्व जी के निबंधों में भावात्मकता और लोक संस्कृति का पुट मिलता है। इसमें उन्होंने शिव के स्वरूप के माध्यम से भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को सरल भाषा में अभिव्यक्त किया है। बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे यह निबंध संग्रह ब्रिटिश शासक लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध लिखा गया था। गुप्त जी ने शिव शंभू नामक एक कल्पित पात्र के माध्यम से अत्यंत तीखे और मार्मिक व्यंग्य किए जो उस समय के राष्ट्रीय जागरण का आधार बने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है। यह हिंदी आलोचना का आधारभूत निबंध है। शुक्ल जी ने कविता का संबंध सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध से जोड़ा है। छात्र धर्म, इसमें वीरता के आदर्श, त्याग और मर्यादा की व्याख्या की गई है। यह शौर्य और साहस को नैतिक धरातल पर रखने वाला निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि का है कवि कर्तव्य। द्विवेदी जी ने साहित्य में नैतिकता, स्वच्छंदता और नियमों पर बल दिया है। कवि कर्तव्य में इन्होंने कवियों को समाज के प्रति उनके दायित्वों और भाषा की शुद्धता के प्रति सचेत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। साहित्य में हिमालय की परंपरा निबंध में इन्होंने इसमें हिमालय को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उद्गम, उदात्तता और स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, यह एक दार्शनिक निबंध है। नाखून पशुता के प्रतीक हैं और उन्हें काटना मनुष्य की निरंतर सभ्य होने की इच्छा का संकेत है। यह मानवतावाद पर आधारित श्रेष्ठ निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का है निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह लोक संस्कृति और भारतीय संवेदना का अद्भुत समन्वय है। इसमें व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ लोक जीवन की सात्विक चिंता जुड़ी है। यह एक उच्च कोटि का ललित निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। इसमें श्रम की प्रतिष्ठा का गुणगान किया गया है। लेखक का मानना है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से श्रम करता है वही सच्चा सृजक है। प्रेम और मजदूरी को उन्होंने जीवन का अनिवार्य तत्व माना है। कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। कुबेरनाथ राय के निबंधों में संस्कृत निष्ठ भाषा और भारतीय मिथकों का प्रयोग मिलता है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव और परिपक्वता को ऋतुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर। यह निबंध ग्रामीण जीवन की जीवंतता और समय के प्रवाह का संदेश देता है। इसमें जीवन की सार्थकता और निरंतर चलते रहने की प्रेरणा है। वासुदेव शरण अग्रवाल का है राष्ट्र का स्वरूप। यह निबंध पृथ्वी, जन और संस्कृति के मेल से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना करता है। यह भारतीय राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक और सांस्कृतिक आधार प्रस्तुत करता है। निर्मल वर्मा का है साहित्य का आत्मसत्य निबंध। निर्मल वर्मा के निबंध वैचारिक गहराई और आत्म साक्षात्कार पर आधारित होते हैं। यहाँ उन्होंने साहित्य को लेखक की गहरी आंतरिक और अनुभूति और सत्य की खोज के रूप में परिभाषित किया है। इकाई 12 हिंदी गद्य की अन्य विधाएं से संबंधित है। रेखा चित्र और संस्मरण। राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तें एक उत्कृष्ट रेखा चित्र संग्रह है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन के पात्रों का ऐसा जीवंत दृश्य चित्रण किया है कि वे आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। यह भारतीय ग्राम्य जीवन की सादगी और संघर्षों का दस्तावेज है। महादेवी वर्मा का है ठकुरी बाबा। यह महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र में से एक है। इसमें उन्होंने उन उपेक्षित पात्रों को चित्रित किया है जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। मानवीय संवेदना और करुणा इस रचना का मूल आधार है। बनारसी दास चतुर्वेदी का 22 वर्ष बाद यह संस्मरणात्मक विधा की रचना है जिसमें लेखक ने अतीत की स्मृतियों को बड़े ही रोचक और भावपूर्ण ढंग से पिरोया है। जीवनी और आत्मकथात्मक अंश के अंतर्गत शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में यह प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित जीवनी है। यह प्रेमचंद के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं थे। यह एक प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। सुधा चौहान, मिला तेज से तेज जीवनी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका की माँ की जीवनी है। इसमें एक कवयित्री, एक माँ और एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में सुभद्रा जी के जीवन, संघर्ष और व्यक्तित्व को बहुत निकटता से दिखाया गया है। विष्णु प्रभाकर का है आवारा मिसिहा। यह बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसे हिंदी जीवनी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है। विष्णु प्रभाकर ने इसके लेखन में अत्यधिक शोध और तटस्थता का परिचय दिया है।
आगे का है वसंत का अग्रदूत। यह निराला जी पर केंद्रित एक संस्मरणात्मक जीवनी परक लेख है जिसमें निराला के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और साहित्य का चित्रण है। वैचारिक और सांस्कृतिक निबंध ग्रंथ रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। यह भारतीय संस्कृति का बृहद और दार्शनिक विश्लेषण है। दिनकर जी ने इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 मुख्य चरणों में बांटकर उसकी विविधता और एकता को रेखांकित किया है। यह हिंदी की कालजयी वैचारिक कृति है। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा। यह यात्रा वृत्तांत कम और नर्मदा के प्रति एक लंबी यात्रा व भक्ति अधिक है। लेखक ने नर्मदा के तटों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व को अद्भुत वर्णन किया है। विद्यानिवास मिश्र का अस्थि की पुकार हिमालय या ललित निबंधों यात्रा वृत्तांतों का संग्रह है। मिश्र जी की भाषा में संस्कृतनिष्ठ लालित्य और हिमालय के प्रति गहरी दार्शनिक दृष्टि दिखाई देती है। डायरी और विविध विधाएं। रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला। यह एक डायरी नुमा रचना है जिसमें लेखक ने अपने बौद्धिक जगत और वैयक्तिक अनुभव को बड़े ही सूक्ष्म और दार्शनिक अंदाज में दर्ज किया है। विष्णुकांत शास्त्री का मुक्ति योद्धाओं के शिविर में। यह एक संस्मरणात्मक वृत्तांत है जिसमें लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम या मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अनुभव और वातावरण का चित्रण किया है।